सत्ता पक्ष और विपक्ष के झगड़े में मणिपुर जलता रह गया है और मणिपुर अभी भी जल रहा है। जब मणिपुर की बात आती है तो मतलब मैं आई फील गिल्टी मुझे, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कई शोज में। मुझे हम सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पे हैं मेरे शोज में आते हैं, उन सबको ये हरदम लगता है कि भाई ये हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करें किसको खत्म करने में। अगर अपने से कुछ हो सकता है, जो भी हो सकता है, बात कर रहे हैं, और कुछ हो सकता है, वहां चलने की बात है तो सब चलने को तैयार हैं। मतलब वी हमारे पास इसके आंसर्स नहीं है। इस बात को आज चर्चा को जब शुरू कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं डॉक्टर गोइते आपसे बात करूं कि आप मैंने सोचा था कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन एक हम लोगों की परंपरा है भाई, आप भले ही मेरी बेटी की उम्र के हो कि महिलाओं को पहले बात करने की बात कही जाती है। घर में अगर मौका ना भी दें तब भी हम लोग पहले बात नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उपाय किए हैं ये कोई सोल्यूशंस नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन का एक है कि भाई ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, 650 FIR को ऐसे ऐसे कर लीजिए, पर ये कोई लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है। वो ठीक है, 6500 FIR को आप कैसे एड्रेस करेंगे और वो करेंगे। वेयर वी आर गोइंग, अभी तक तो मुझे कोई कॉन्क्रीट ग्राउंड पे चीजें नहीं समझ में आई हैं। अगर आपको कुछ डॉक्टर गोइते ज्यादा जानकारी हो हम लोगों से तो वो बताइए, क्योंकि सरकार ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है वहां पे। और सुप्रीम कोर्ट का जो मेरी समझ है वो इट इज मोर टुवर्ड्स जो हो गया है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की बात, प्रिवेंशन की तरफ और वापसी रिकंसिलिएशन की तरफ तो अभी मुझे कोई बहुत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर गोइते, डॉक्टर गोइते आपसे मैं रिएक्शन ले रहा हूँ। आप Am I audible? यस यस यस, थोड़ा सा मेरे तरफ से कुछ कनेक्शन का वो है। कनेक्शन हाँ थोड़ा जी आनंद, कनेक्शन वीक है बट आवाज आ रही है। ओके ओके। हाँ जी आनंद जी, आप सही कह रहे हो कि आप लगातार 3 महीने से ये वायलेंस जो है, हिंसा चलते आ रहे ये दोनों समुदाय के बीच में, मेती और कुकीज़ो। तो आखिर प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जो कहा है वो जो काफी कुछ हद तक जो बीजेपी जो अभी रूलिंग पार्टी काम कर रहे हैं वो भी सही है, और पर जो हिंसा चल रहे है उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो क्लियरली कॉन्क्रीटली निकल के नहीं आ पा रहा है। तो इस दौरान में अभी हमें लार्जर कॉन्टेक्स्ट कि इसमें क्या राजनीति चल रही है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के पार्टी के बीच में इस हिंसा को पॉलिटिसाइज करना, और जहाँ पे कोर इशू है उसको एड्रेस नहीं कर पाना, इस चीज में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है कि अगर हम इतिहास को देखें, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जिस तरीके से जो हिस्ट्री का भी बहुत बड़े मुद्दे पे निकल के आ रहा है कि इस पे चर्चा होना चाहिए, कौन किसका क्लेम जमीन को लेके, और ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या था हिस्ट्री को लेके। तो ऐसे जो लड़ाई हिंसा के साथ साथ भी यहाँ सोशल मीडिया वॉर भी चल रहा है। FIR लो, कानून के तौर पे जितना FIR कर सकते वो भी चल रहा है। अभी हम लोग एकेडमिया के ऊपर भी ऐसे ट्रोलिंग होता है कि हमने कहीं मीडिया पे कुछ बोल दिया तो कह रहे ये कहाँ से कैसे किस उससे बोल रहे कि इसका डिग्री तो छीनना चाहिए, इसके अगेंस्ट FIR करना चाहिए। तो बहुत सारे चीज जैसे कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कर्टेल हो रहा है। तो एक व्यक्ति और एक एडुकेशनिस्ट होने के नाते और एक रिसर्चर के होने के नाते बहुत सारे चीजें बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि इस पूरा हिंसा में आपका एक भी ये बनता है कि आप वही समुदाय के हो, वहाँ के लोगों का तकलीफें और वहाँ के लोगों का गरीबी
वहाँ के लोगों का जितना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल समस्या है वो भी हमारे लिए बहुत दिल के करीब है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस माध्यम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू सब और जैसे अभी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, तो सब मिलके ये सरकार को समझाना चाहते हैं कि वहाँ का डायनामिक्स क्या है, वहाँ पे कितनी एथनिक कम्युनिटीज है जो हर 1-2 किलोमीटर में भी भाषाएं बदलते हैं। तो इस इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने के लिए जो मुझे लगता है कि सरकार को और थोड़ा जो अभी खाली लिप सर्विस नहीं पर कॉन्क्रीट एक्शन पे ग्राउंड में जाके एक, क्योंकि अब आपस में दोनों का अनबन है, बिल्कुल विश्वास नहीं है एक दूसरे पे, जो कम्युनिटी है कि ये कहते कि वहां पे हम जाएंगे तो हमें मारा जाएगा, हम उस जगह जाएंगे हम मारे जाएंगे। तो इतनी विश्वास का आई मीन ट्रस्ट डिफिसिट आई वुड से इन इंग्लिश। तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए इसको ऐसे ढीला छोड़ना नहीं चाहिए सरकार को। इट शुड बी गिवन प्रायर इम्पोर्टेंट, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ये ऐसे चलती आए आई मीन सॉल्व नहीं हुआ सही टाइम पे तो इट इज अ वेरी बिग थ्रेट for the national security. It is going to have a very strong implications for Indian national security and the larger economic development. इसका रूट कॉज भी देखा जाए तो इसका रूट कॉज भी देखा जाए तो इकोनॉमिक इशू पे ही है। तो इसका लार्जर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशू को एड्रेस करते हुए अभी सही टाइम पे एड्रेस नहीं हुआ, ये स्पाइरलिंग होके आई मीन काफी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर में कम्युनिटीज होते हैं, आप इधर भी देखोगे वेस्ट बंगाल की तरफ, असम की तरफ, बांग्लादेश के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, उधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ, अरुणाचल में देखोगे चाइना की तरफ। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए बहुत सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा सा नहीं ये वो थोड़ा वीक है, नहीं पर स्टिल ऑडिबल हैं आप बोलिए। तो मैं बस इतना अभी शुरुआत में यही कहना चाहूंगी। मैं फिर आता हूँ आपके पास। जी मैं फिर आता हूँ आपके पास। एसएसपी सिंह साहब, ये कल प्रोफेसर साहब एक चीज ये बताइए कि मोदी जी को आप घेर घार के 50 दिन की मेहनत के बाद पूरा ऑपोजिशन लग गया कि भाई मणिपुर पे आपको आना है, वक्तव्य देना है, तो उन्होंने पहली बार तो शायद सुप्रीम कोर्ट के डर से 30 सेकंड का दिया, और कल वो फिर से आए और मुझे जब सदन में आए और ये स्पष्ट था कि सदन में वो मणिपुर पे बोलने में उनका कोई मूड नहीं था, वो बिल्कुल नहीं बोलना चाहते थे। लेकिन वहां पे जब विपक्ष ने, इंडिया ने वॉकआउट किया तो उनको समझ में आ गया कि भाई कल के दिन पेपर की हेडलाइंस विपक्ष इंडिया खा जाएगा, क्योंकि इंडिया का वॉकआउट ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तब उन्होंने मणिपुर पे बमुश्किल 4-5 मिनट बोला। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की कुछ जो कमियां कही जाती थी, लेकिन वो शायद उनकी स्ट्रेंथ है। राहुल गांधी मुद्दों को छोड़ते नहीं है हाफ वे, वो उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर को उन्होंने उस दिन जब बात की तो उन्होंने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने ये साफ बताया जो डॉक्टर गोयते कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट इस हद तक है। ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, वो ट्रस्ट से ज्यादा दुश्मनी की हद तक बढ़ गया है। ही सेड कि उन्होंने कहा कि अगर आपके सिक्योरिटी पर्सनल में कोई कुकी है और मैती एरिया में जा रहा है तो वो उसको मार डालेंगे, अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, आप उनको हटा दीजिए, और मैती अगर कुकी में जा रहा है तो उसको मार डालेंगे। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि उनका, राहुल गांधी ने एक चीज और कही है कि अगर आर्मी चाहे तो 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा इसको स्टॉप करने में, उसके बाद प्रोसेस जैसे भी शुरू होगा वो एक सरकार का काम है, वो पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। लेकिन बंद अगर करना चाहे तो अगले 2 दिन में बंद कर सकती है। सरकार क्यों नहीं बंद कर रही? प्रोफेसर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका देश जल रहा है आज, इसकी वजह से मोदी सरकार को लगता है कि वो नहीं,
उनको उनकी वाहवाही हो रही है, वो कहते हैं पूरे दुनिया में हमें कहा जा रहा है कि हम कितनी अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। आप अपने एक खूबसूरत हिस्से को आप नहीं कर पा रहे हैं और आपने लड़ाया है। ये बिल्कुल प्रूफ हो रहा है कि मणिपुर में इट इज बाय डिजाइन, ये चाहते हैं कि ये चलता रहे। प्रोफेसर शशि जी नमस्कार। जो बातें आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की गंभीरता। एक मिनट में रोक लूं, ये किस्मोगी व्लॉग साहब हैं, आप जिस ढंग से ये वो कर रहे हैं, या तो मैं आपको ब्लॉक करूं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरी बातचीत को। ये जो आप एक एक वर्ड लिख के मालूम नहीं आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप ठीक से या तो लिखिए, नहीं तो ये जिस ढंग से आप चैट कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। प्रोफेसर आप शुरू करें, चलिएगा। थैंक यू। जी 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 देखिए, मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं आपने अविश्वास प्रस्ताव पर देखा। उसके पूर्व आपने देखा कि कैसे संसद का मॉनसून सत्र प्रारंभ होने के ठीक पहले उन्होंने 36 सेकंड मणिपुर पर जिक्र किया। अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान उन्होंने जो है मणिपुर की भाजपा की सरकार एन बीरेन सिंह की पीठ थपथपाई और ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के वहां ठीक काम कर रही है। सवाल ये था कि जो सवाल मणिपुर के लिए उठाए गए उसमें से किसी प्रश्न का प्रधानमंत्री ने उत्तर नहीं दिया था। जो गौरव गोगोई साहब ने, जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, सांसद हैं, उनके तीनों मुख्य प्रश्नों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि इतने दिनों बाद आप क्यों बोले, फिर आप वहां क्यों नहीं गए और वहां की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया। तो सवाल है कि उनके प्रश्न में जो कुछ था उसका तो उत्तर उन्होंने दिया नहीं। 1 घंटा 32 मिनट के बाद वो मणिपुर पर बोलने को बाध्य हुए और तब तक जो है इंडिया बहिष्कार कर चुका था संसद का। यानी जब वो चले गए, मुझे लगता है कि ये हो सकता है उनके स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो कि अगर वो बहिष्कार करेंगे तो निसंदेह फिर मणिपुर पे हम बोलेंगे और फिर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम मणिपुर के विषय में गंभीर हैं। लेकिन जो सवाल अनुत्तरित हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, वो तो आज भी अनुत्तरित हैं। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह की भी पीठ थपथपाई बार बार कि अमित शाह जी ने, अमित भाई ने, देखिए संसद में अमित भाई और ये इस तरह का संबोधन, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पारिवारिक मामला है या कोई दोस्ताना मामला चल रहा है। ये संस्थान है, भारत की जनप्रतिनिधि संस्था है, वहां अमित भाई और ये भाई नरेंद्र भाई, खैर ये उनका अंदाज है और इसी तरह से वो भ्रमित करते हैं इस देश की जनता को। खैर मेरा सिर्फ ये कहना है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, और एक और बात आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने ये भी कह दिया उस क्रम में जब मणिपुर का जिक्र कर रहे थे, ये जो कुछ हुआ है वो हाईकोर्ट के कारण हुआ, हाईकोर्ट के फैसले के कारण, यानी जिम्मेदारी भी कहीं और थोप दी। अरे हाई कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया तो उस फैसले को भी आप चुनौती दे सकते हैं, उस फैसले को कैसे लागू किया जाएगा उस पर बातचीत कर सकते हैं और देश में समुदायों से बातचीत होगी। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट भी बता रही हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट ही नहीं, आपने ठीक शब्द का प्रयोग किया, ये दुश्मनी है, एक दूसरे के जान को लेने वाली दुश्मनी है ये। यानी दोनों समुदायों के बीच में मणिपुर बट गया, लगता है कि मणिपुर एक नहीं है, 2 मणिपुर हैं वहां, और दोनों समुदाय किस प्रकार से एक दूसरे के जानी दुश्मन। दूसरे प्रशासन में, पुलिस में, तमाम जगहों पर अगर इस तरह का विभाजन हो जाएगा तो सोच लीजिए कि पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति बनेगी, प्रशासन की क्या स्थिति बनेगी। और ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में प्रशासन को, पुलिस को, या यहाँ तक कि सेना में भी उन्होंने जो है एक प्रकार से कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकीकरण करने की कोशिश की है और इसी कारण से विभाजन बहुत तीखा है और ये देश के हित में नहीं है, देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। तो जनमानस में भी उन्होंने विभाजन कर दिया है पूरे देश में। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भी आपने देखा होगा कि मणिपुर के संबंध में जब वो चर्चा कर रहे थे तो जो कुछ मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, हमारी माँ बहनों के साथ हुआ, उस पर कोई संजीदगी नहीं थी, कोई संवेदना नहीं थी। आपने देखा होगा, मैं 2 घंटा 13 मिनट तक ये भाषण, जो मुझे लगता है कि मैं उस समय मानसिक प्रताड़ना, वो मानसिक प्रताड़ना वाला भाषण था, इतना बकवास भाषण जो है, और प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से संसद में तमाम चीजों को, उसकी गंभीरता को नकारते हुए उन्होंने एक तरह से मजाक बना दिया।
पूरे संसद के उस अविश्वास प्रस्ताव के उत्तर को उन्होंने मजाक बना दिया। खैर, सवाल सिर्फ ये है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार का विभाजन हो गया है, जिस प्रकार की सरकार की संवेदनहीनता ही नहीं दिखाई दे रही है, सरकार कहीं कहीं आग में घी डालने का बीच बीच में काम कर रही है, तो ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। भले अभी इन्होंने बताया पैनलिस्ट ने हमारी कि वो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर जो होता है तो पड़ोसी देशों से आपके बहुत प्रिय संबंध तो है नहीं, तो अगर पड़ोसी देशों से बहुत प्रिय संबंध नहीं है तो सोचिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर से स्थित जो भी राज्य हैं और वहां अगर इस तरह का सामुदायिक विभाजन हो जाए, हिंसा इतनी उग्र रूप हो जाए, तो क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है? भाई, भारत के लोगों के बीच में नफरत ही नफरत बचे तो भारत कहां बचेगा? सवाल ये उठता है कि इंडिया में अगर हर समुदाय के, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर दीजिए, कुकी और मैतेई में नफरत पैदा कर दीजिए, कहीं किसी और में नफरत पैदा कर दीजिए, तो सवाल ये उठता है कि भारत कहां बचेगा? इंडिया है क्या? इंडिया तो लोगों से बनता है, कोई भी राष्ट्र लोगों से बनता है, और जो लोगों जो भी विभिन्न समुदाय, धार्मिक समूह या सांस्कृतिक समूह के लोगों, भाषाई समूह के लोग हैं, और सबकी अस्मिता, उसकी आइडेंटिटी बनी रहे और उसके हकों को, यानी कि उसके जो हित हैं उसको भी पूरा करे, उसकी अपनी पहचान भी रहे। तो ये सरकार तो जिस तरह की बातें करने लगती हैं तो साफ साफ दिखता है एक बहुमतवादी पहचान, भारत की एक बहुमतवादी पहचान बनाने की कोशिश है। आपने कहा कि दुनिया में डंका भारत का पीटा जा रहा है और मोदी जी स्वयं आत्म प्रशंसा करते हैं, ये आत्ममुग्धता है, अपनी ही प्रशंसा खुद करो, अपनी पीठ थपथपाओ। आपने उनके भाषण के क्रम में ये भी देखा होगा कि जिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा उनकी विभिन्न मुद्दों पर आलोचना की गई है, उसकी तो उन्होंने जो है आलोचना कर दी, उसे खारिज कर दिया। देखिए, विपक्ष इसी बात पे खुश होता है और फिर लगे गिनाने IMF, WHO, यूनिसेफ, ये भी तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। आप उनकी बातों को, वो भी तथ्य पर आधारित नहीं है, झूठ बोलने में इतनी महारत हासिल हो तो समझ में नहीं आता। और कई बार ये लगेगा आपको कि इनके झूठ का क्या उत्तर दिया जाए। बहुत ज्यादा झूठ आपके सामने हो तो उत्तर देना कठिन हो जाता है कि इसको क्या कहें, क्योंकि जब तक आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तब तक एक और झूठ आपके सामने आ जाएगा। तो अब 2 घंटा 13 मिनट में मणिपुर की क्या गंभीरता थी, मणिपुर की समस्या के प्रति क्या चिंता थी, मणिपुर के दोनों समुदायों के बीच में जो आज नफरत है, दुश्मनी है, उसको मिटाने की कोई कोशिश नहीं थी। और सबसे जो दुखद पहलू है कि आपने देखिए, वहां की गवर्नर ने भी जो वहां के हिंसा के विषय में स्टेटमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बातें की। सवाल ये उठता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, देश के हित में आपको संवैधानिक जो ब्रेकडाउन की स्थिति में लगाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, लेकिन वो भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये सवाल है, बल्कि संसद के भाषण के क्रम में भी गौरव गोगोई ने इस बात का जिक्र किया कि किस प्रकार से उग्रपंथियों को पैसा दे करके, पैसा दिया उन्होंने चुनाव जीतने के लिए। और दुखद ये था, वो गिना क्या रहे थे, मिजोरम में कांग्रेस की सरकार ने अपने ही लोगों पर बमबार्डिंग की, यहां तक कि वो बोल गए कि अकाल तख्त पर जो है हमला किया गया, हमला शब्द का प्रयोग है। भाई, अब कमाल है कि अकाल तख्त पे हमला करने की बात करें, यानी कि वो कोशिश क्या कर रहे थे, एक तरफ सिखों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ जो है मिजोरम के लोगों, क्योंकि मिजोरम में भी मणिपुर की हिंसा को लेकर के बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, लोगों ने वहां जुलूस निकाले और सरकार की आलोचना हुई। तो मणिपुर की जनता को भी भड़काने की कोशिश, सिखों को भड़काने की कोशिश, मुसलमानों के खिलाफ तो इन्होंने, आप देख रहे हैं, एक तरह से जंग ही छेड़ दिया है। अभी भी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, खुलेआम लाउड स्पीकर पर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत उगला जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि खुलेआम। और मैं आपको आनंद जी एक और बात बता दूं, अभी हम लोग बनारस से लौटे, बनारस में सर्व सेवा संघ को बचाने की मुहिम चल रही है, गांधी, विनोबा, जेपी की विरासत को, और आज खबर आ गई कि वहां बुलडोजर चला दिया गया। ये जो बुलडोजर की सरकार है, यानी कि गरीब लोगों के या जो जिन लोगों के खिलाफ कोई सजा नहीं है उस पर भी बुलडोजर चला रही है। गांधी, विनोबा, जयप्रकाश या तमाम उन वैचारिक जो स्थल हैं उन पर भी बुलडोजर चला रही है। सोचिए कि ये कितनी फांसीवादी सरकार है, और इस सरकार का जाना ही इस देश के हित में है, और ये तो इमीडिएट इंटरेस्ट होगा।
ये इमीडिएट इंटरेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये होगा कि इस विचारधारा को भारतीय जनमानस से कैसे जो है यानी कहीं न कहीं उसको निष्प्रभावी बनाया जाए। उसको जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक जो है निदान नहीं है, मणिपुर जलता रहेगा और भी हिस्से मणिपुर के अलावा जलते रहेंगे, क्योंकि सरकार की मंशा, मैं तो एक और चीज मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि प्रधानमंत्री क्या क्या बोले जा रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो उनकी मानसिकता का परिचायक था। उन्होंने ये भी कहा 1000 साल की गुलामी, भारत के संदर्भ में 1000 साल की गुलामी का जिक्र ये तभी करते हैं जब से यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शासन प्रारंभ किया, तब से ये लेते हैं गुलामी का दौर। ये इस बात को, और अंग्रेजों की गुलामी से इन्हें कोई परहेज नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में इन्होंने, इनके जो महानायक हैं, चाहे वो सावरकर हो, चाहे तमाम जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो भी हैं, उनकी क्या, गोलवलकर की क्या भूमिका रही, डॉक्टर हेडगेवार की क्या भूमिका रही, तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ उन नकली महानायकों को स्थापित कर रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर के ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया था, विरोध का तो सवाल ही नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से 1000 साल की मुस्लिम, तो ये भी कह गए, देखिए वहां भी आग लगाने की कोशिश थी कि मुसलमानों का शासन इस देश में जब से प्रारंभ हुआ वो एक प्रकार से गुलामी का दौर है, और इस गुलामी से मुक्ति के लिए हिंदुओं को एकत्रित करने की जो उनकी राजनीतिक मंशा बहुत साफ है, जो वो करते हैं, और इसी के बल पे वो सत्ता में पहुंचे हैं। मुझे लगता है इस देश की जनता को इन बातों को समझना चाहिए। जी जी, मैं मेरे दर्शक है, उनको लगा है कि वो स्मोगी ब्लॉक जी को मैंने ये नहीं कहा कि वो इंडिसेंट बोल रहे हैं, वो स्निपेट्स में जब एक ही, मतलब जैसे मैं जितना बोल रहा हूँ उसको एक एक अगर भेजूंगा तो वो फिर आपको डिस्टर्ब करता है। आपको अगर वैसे पढ़ने में आसानी होती है तो हो सकता है आप किसी को आसानी होती हो, मुझे डिस्टर्ब करता है। मैं जिगर साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक सूचना और दर्शकों को भी बता दूं। जिस दिन मोदी जी बोले हैं ये उस दिन की बात है या उससे एक दिन पहले की बात है या उसी दिन की है। 40 मणिपुर के एमएलए आए, उनसे मिलने का समय मांगा, वो नहीं मिले। उसके बाद उनके घर गए वो 40 एमएलए एक मेमोरेंडम लेके, और वो मोदी जी को से नहीं मिल पाए। उन्होंने जो भी उनके घर का होता है, जो मेरी सूचना है, उन्होंने वहां पे वो मेमोरेंडम दे दिया। हालांकि उसमें कुकी और कांग्रेस के एमएलए नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग वहां से आए थे और शायद पिछले कई दिनों से वो वेट कर रहे थे। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ये सांकेतिक चीजें होती हैं। आप जब किसी के घर में कोई दुख होता है तो मैं फोन करके अगर आपके पूछता हूं कि जिगर साहब तबीयत ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूं, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, और कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे एक तो ये चीज समझ में नहीं आई। मैं एक चीज और जो आपसे समझना चाह रहा हूं कि अभी कांग्रेस इसमें पॉलिटिक्स कर रही होगी, विपक्ष कर रहा है इंडिया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे राहुल गांधी जेन्युइन लग रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि वो जो खुद ही बोल दिए मोदी जी कि वहां पे वो 2 सीटें, हालांकि उन 2 सीटों के लिए हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं अब इस बार हम लोग, वो बोले स्टेटमेंट हम दोनों सीटें जीत के आएंगे। मोदी जी जिम्मेदारी लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं जिगर साहब? व्हाई ही इज नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी? आनंद भाई, मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाह रहा था 1 मिनट के लिए। देखिए, मणिपुर से 2 उनके सांसद हैं, एक बीजेपी के हैं और एक जो भी घटक दल के हैं। दोनों की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर, जो मुख्य रूप से मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव था, उसको इन्होंने बोलने तक नहीं दिया। कहीं सामने नहीं आ जाए, सच जुआ पे न आ जाए उनके, क्योंकि जब दर्द हो तो सच जुआ पे आ जाती हैं, उनको बोलने नहीं दिया। तो मुझे ये कहना, मैं और स्पष्ट कर दूं, एमएनएफ का, मिजो नेशनल फ्रंट का जो बगल का राज्य है और जहां पे एथनिक रूप से उनके और कुकी समुदाय की बहुत सी चीजें कॉमन है, वो दोनों ट्राइबल, एक शायद डॉक्टर गोइते जब आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, वो शायद बेहतर बता देंगे। मिजोरम और उनकी बहुत सी चीजें एक साथ है, मतलब दे हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। वो जो एमपी साहब थे जो एनडीए का पार्ट है, उनके माइक को ऑफ किया गया। वो बोल रहे थे, उनके माइक को ऑफ कराया गया और उनसे कहा गया कि नहीं। तो ये जीरो टॉलरेंस की मणिपुर पे कोई कुछ नहीं बोले, ये कौन सी चीज है जिगर साहब? जी बिल्कुल सर, ये देखिए, ये जो पूरा वाकया, पूरी घटना हुई है, पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं, इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति इतने बड़े अपराध हो रहे हैं,
उसके अलावा मेरे ख्याल से कितनी सारी ऐसी हत्याएं और इतने सारे मामले चल रहे हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी सुना कि ये शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है। और साथ साथ में जिस तरीके से गोलियों को और राइफल्स को लूटा गया या पुलिस के द्वारा महिलाओं को दूसरे समुदाय को दिया गया, ये मुझे लगता है बहुत ही जघन्य प्रकार के अपराध से भी ज्यादा है। ये कभी भारतवर्ष में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और यही बात राहुल जी कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर कि राहुल जी इसमें या कांग्रेस पार्टी इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। आप हमारे कोई भी प्रवक्ताओं को भी सुन लीजिए, हर एक व्यक्ति सिर्फ इतना कह रहा है राहुल जी के शब्दों के द्वारा कि आप 2 दिन में सेना वहां पर पूरा कंट्रोल और कर सकती है और साथ साथ में ये समस्या का हम हल साथ मिलकर निकाल सकते हैं। पर मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री जी को इस किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उनको इस तरीके की जिम्मेदारी लेनी है। वो और अमित शाह जी या फिर पूरी भाजपा सिर्फ और सिर्फ अंक गणित समझती है। अंक गणित वो भी सिर्फ चुनाव का, ये साफ दिख रहा है। और जो विचारधारा की बात है, तो विचारधारा के लिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भाजपा की विचारधारा केवल और केवल एक ही चीज पे डिपेंड है, निर्भर है, वो है डर फैलाना। डर फैलाओ और राज करो, बांटो और राज करो, तो शायद अंग्रेज कर गए, ये लोग तो सिर्फ डर फैलाते। और जो डर वाली बात है वो इतनी जघन्य और इतनी भयानक है। आप देखिए, अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें यूपी के अंदर किसी दलित को चौराहे पे मारते हुए वो एक बंदा बोल रहा था कि आप जय श्री राम बोलो, उसके बाद ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। ऐसी घटनाएं आम हो गई है। अब ये वीडियो भी बनाते। अब इतना साहस इनमें कहां से आता है वो कोई नहीं जानता। उसके अलावा आज एक और घटना हुई जिसमें कोई एक हिंदू संगठन ने ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया, जब उनकी जो मूवी आ रही है ओ माय गॉड 2 वाली, तो उस पे ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अक्षय कुमार को जो एक थप्पड़ मार के आएगा उससे हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब मैं इस चीज को एक ही तरीके से, एक ही नजरिए से देखता हूं कि ये भस्मासुर वाली पैटर्न हो रही है। ये लोग अपनी विचारधारा को इस कदर कट्टर बनाते जा रहे हैं कि किसी दिन ये लहू के लिए अपने खुद के बच्चों की भी बलि चढ़ा देंगे और आपको भी नहीं बख्शेंगे। अक्षय कुमार हो या और कोई, सबका नंबर एक दिन जरूर आएगा जिन्होंने इसी जघन्य प्रकार की सारी जो परिस्थितियां है उसे पैदा करने में मदद की है। तो ये बात बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से है कि ये लोग किसी तरीके से भी हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में शांति स्थापित हो ऐसा नहीं चाहते, ये दिख रहा है। दूसरी एक बात ये है कि अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य में ये बोला कि हमने वहां पे 2021 से फेंसिंग करना शुरू किया, जो अलग अलग 2 बॉर्डर से अलग कंट्रीज की वहां पर। अब उन्होंने उसमें साफ सदन में ये स्टेटमेंट दिया कि हमने 2021 में शुरू करके 10 किलोमीटर तक की फेंसिंग कर दी है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक और शायद आघातजनक बात है कि 7 साल से आपकी सरकार है और 7 साल से आपकी सरकार ने क्या इतने बड़े जो स्टेट या कंट्री के बॉर्डर से उसमें केवल क्या आप 10 किलोमीटर तक की फेंसिंग कर पाए, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? वो ये बोल तक गए कि हमने 600 किलोमीटर का हम एरियल सर्वे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। अगर आपको ऐसा अंदेशा होता है कि ऐसी कोई भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर इश्यूज होते हैं जब भी, तो उसमें आपको ज्यादा सावधानी, एहतियात बरतना चाहिए। तो ये आपने क्यों नहीं किया? ये लोग केवल पिछले 9 वर्षों में 9 सरकारों को गिराने का काम कर रहे थे ऑपरेशन लोटस के तहत। चाहे आप इतने सारे स्टेट गिन लो, तकरीबन 9 स्टेट है, कर्नाटक और बाकी सारे मध्य प्रदेश वगैरह स्टेट को मिलाकर। इनका सिर्फ एक ही काम है, किसी भी तरीके से सत्ता हथिया लो, धन बल पर, बाहुबल पर, और उसके बाद जो जितना जघन्य, जिस तरीके से जो डर की राजनीति है वो करो, लोगों को इतना डरा दो, उसके बाद लोगों के सामने सिर्फ दाने फेंको 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करके, ताकि लोग चुपचाप उनकी बात सुने। और जो जैसे मोदी जी ने 2-2.25 घंटे का भाषण किया, मेरे ख्याल से लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण किया था, और उसके बाद आज मोदी जी ने इस बार 2 घंटे 14 मिनट का कुछ भाषण दिया। तो बस ये सिर्फ इसी बात को लेकर है कि जिसमें मणिपुर की बात कहीं पर वो करने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक और रणनीति मुझे अजीब प्रकार की उनकी दिख रही है कि जैसे ही हमने, विपक्ष ने, राहुल जी ने, सबने मिलकर बॉयकॉट करने का फैसला किया और हम सब सारे हमारे नेता, बड़े नेता बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने मणिपुर पे एक शब्द बोलने की शुरुआत की। उसके कुछ मिनट बाद मुझे लगता है शायद ये भी वो हेडलाइन खाने की, हेडलाइन बनाने की कोशिश में थे कि जैसे ही विपक्ष वॉकआउट करेगा उसके बाद ही हम बोलेंगे और बाद में ये दिखाएंगे, देखिए आप सुनने को तैयार नहीं है, हम तो मणिपुर पर बोलने वाले थे। जब 100 मिनट तक आप नहीं बोले, उसके बाद आप मणिपुर का म बोलते, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही भयानक प्रकार की निष्ठुरता है, और वो निष्ठुरता पीएम को शोभा नहीं देती। उन्हें ये सीखना, समझना पड़ेगा कि वो 142 करोड़ लोगों के पीएम है, ना ही कोई भाजपा पार्टी के, ना ही कुछ प्रदेशों के। तो ये बात पार्टी को बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। पर आज अभी जो मैं देख रहा हूँ माहौल ये बिल्कुल बन रहा है जैसे इस तरीके से जितना जघन्य अपराध पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है, वैमनस्य फैल रहा है, उसमें एक अलग चीज ये लोग ये भी कर रहे हैं भाजपा की तरफ से कि एक तरफ मुसलमान लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए बिल्कुल नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल एमपी में उनके एक नेता ने ऐसा कहा मुसलमानों को साफ साफ माइक पे
कि आप हमें वोट तो देते नहीं मियां, तो आप वोट देने जाना मत। ये कैसी बात हुई? मतलब आप उनका वोटिंग अधिकार भी छीनना चाहते हैं, ये लेवल तक इनके नेता आ चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री है जो ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि आप रक्षाबंधन के दिन मुसलमान बहनों से राखी बंधवाइए। तो ये भी बहुत बड़ा विरोधाभास है कि आप एक तरफ जख्म लगा रहे, एक तरफ उनको मार रहे, एक तरफ उन्हें झापड़ मार रहे और दूसरी तरफ आप उन्हें मरहम लगाने की कोशिश के दिखावे करते, नाटक करते। ये बहुत जबरदस्त राजनीति है जो बीजेपी के द्वारा खेली जा रही है। पर आज अब मैं ये इस बात से इतना आश्वस्त जरूर हूं कि राहुल जी के जो सराहनीय प्रयास है और बिल्कुल सत्यता वाले प्रयास है वो साफ लोगों को दिख रहा है। राहुल जी ये नहीं चाहते कि इस पर पॉलिटिक्स हो, वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक आदर्शवाद की परिस्थिति पैदा हो जिसमें हर एक राज्य का हर एक व्यक्ति शांति से और अच्छे से जीवन का पर्याय अपना जी सके और अच्छी अच्छी लाइफ को एक अच्छे तरीके से एक शांति और सुकून से पूरा प्रयास करके अपनी लाइफ को जी सके। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है उसके तहत एक इनिशिएटिव राजस्थान सरकार ने अभी लिया है जो हमने हाल पिछले वीक में 3-4 दिन पहले देखा, जिसमें माननीय अशोक गहलोत साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है अपने ट्विटर के माध्यम से कि अब कोई भी व्यक्ति अगर रेप या छेड़छाड़ या ऐसे भी कोई भी मामलों में फंसा हुआ पाया जाएगा या उसके खिलाफ कोई भी अपराध होगा या एफआईआर होगी तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस तरीके से हर एक राज्य में एक आदर्शवाद की परिस्थिति पैदा करेगी तो इसका इम्पैक्ट जरूर हमारे आने वाले जो सन्निष्ठ प्रयास है उसमें जनता के मन तक भी जाएगा। और मणिपुर जैसे जो हादसे हुए, जिस तरीके से अपराध हुए, उसको भी हम रोकथाम करने में मेरे ख्याल से काफी हद तक प्रयास में सफल रहेंगे। जब तक जहां तक बात है भाजपा की, तो उनको ये तक भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके जैसे अभी आपने और शशि साहब ने दोनों ने उल्लेख किया कि उनके जो यहाँ से मणिपुर से जो नेता आए थे उनको ना बोलने दिया गया ना मिलने दिया गया। एक बात और भी बहुत अजीब है सर कि एनडीए में तकरीबन 9 पार्टीज ऐसी है जो नॉर्थ ईस्ट से आती है और नॉर्थ ईस्ट की 9 पॉलिटिकल पार्टियां उनके कुंभे में शामिल होने के बावजूद भी आज तक उनको ना बोला गया है ना कहीं सुना गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसको प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री को सोचना समझना या उनकी तरफ से दया या फिर एक करुणा की भावना को हमें महसूस करना, ये शायद हमारी भ्रांति है। मुझे ऐसा लग रहा है लोग भी अब समझ चुके हैं क्योंकि ये कितने सारे ऐसे अपराध हुए, कितनी सारी जगहों पे दंगे फसाद होते हैं पूरे देश में, ये कभी कुछ नहीं बोलते, हमेशा चुप रहते हैं। और सब हमेशा एक चीज ये देखी जाती है कि वो तभी बोलते हैं जब उनकी फेवर में बात हो, जब उनके लिए कोई अच्छा लिखता है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर तब वो बात करते हैं, जब ये बताया जाता है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाकर वो 200-250 विद्यार्थियों को यहाँ ले आए तब वो बात बोले जाते हैं। पर ये मणिपुर में जो चल रहा है वो उसको नहीं रोक पाए। तो ये कुल मिलाकर जो बात है वो इतनी भयानक है जिससे मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री आज की तारीख में वाकई में डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा असमंजस की परिस्थिति में है और एकदम निष्ठुर प्रकार का अभिनय कर रहे हैं। ये जो निष्ठुरता है वो भारतवर्ष को तोड़ने के लिए काफी है। अब ये भारतवासियों को सोचना होगा, 142 करोड़ लोगों को सोचना होगा कि इस तरीके का समाज क्या हम चाहते हैं जहां पर हम 2 मणिपुर जैसे आज की तारीख में बटे हुए, जहां एक तरफ ये मैतेई समुदाय हो, दूसरी तरफ कुकी समुदाय हो, क्या इस तरीके से हम सोचना या देखना चाहते हैं? क्योंकि गुजरात में तो ये है एक अशांत धारा हमारे वहां चल रहा है जहां पर मुस्लिम समुदाय, हमारे जो भी दूसरे हिंदू समुदाय के लोग हैं वहां से 10-12 किलोमीटर अलग से उनको बसाया गया है और उनके घर परिवार सारे अलग से जो जोन है वो एरिया है। तो इस तरीके से हम अगर सबको बांट देंगे, ये ओबीसी को भी बांटने में लगे हुए हैं, कितनों को बांटेंगे और कितनों को बांटकर कितना वोट लेंगे वो एक बहुत बड़ी बात है। ये अब सबको सोचना है कि भारतवर्ष है वो विविधता में एकता का संदेश देने वाला देश है और इसको हम इसी तरीके से नेस्तो नाबूद होते, बर्बाद होते नहीं देख सकते। और राहुल जी की ये जो सन्निष्ठता है, सत्यता है, उसको मैं बिल्कुल प्रमाणित मानता हूं कि वो केवल और केवल सिर्फ इतना चाहते हैं कि सेना वहां जाए, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में ये पूरे प्रश्नों का हल निकाले और मणिपुर में वापस बिल्कुल ऐसी शांति हो जाए जो आज की तारीख में पहले हुआ करती थी और भारतवर्ष चाहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ और भाजपा अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो मुझे लगता है 2024 के पहले तो हम शायद बहुत बड़े सिविल वॉर की तरफ जाएंगे या फिर उसके बाद ऐसे ऐसे सिचुएशन देखेंगे जहां पर मोदी जी ही डिसाइड करेंगे कि विपक्ष का मंत्री कौन होगा या विपक्ष में एलओपी सदन नेता कौन होगा, वोट कौन देगा, वोट कौन नहीं देगा और किसको कितना राशन मिलेगा, किसको कितना राशन नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सारे डेफिनेशन हमको अलग से देखने को मिल जाएंगे जहां पे एक व्यक्ति सब कुछ देखेगा। ये केवल डर की राजनीति है। मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि डरना नहीं है, डरो मत, क्योंकि अगर ये डर हमारे ऊपर हावी हो गया और हम 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हो गए तो शायद आने वाले भविष्य को हम बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए और हमें बिल्कुल सत्यता से अपना आवाज जोरों शोरों से उठाना चाहिए। जी सर। जी, आप ब्रजेश जी, मैं पहले आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक चीज दर्शकों को एक और चीज कर दूं। मोदी जी ने जब उस दिन
हमारे लिए तो मणिपुर पे बोलना था, भले ही वो 2.25 घंटे में 5 मिनट मणिपुर पे बोले। कुछ कुछ ऐसे जख्म कह लीजिए या कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है जिसपे चर्चा बहुत नहीं की जाती है। वो जब मिजोरम के 66 की बॉम्बिंग को, जब वो अकाल तख्त के में जब आर्मी ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जब वो हुर्रियत को, ये सब की बात करते हैं तो मोदी जी को या तो मतलब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, हरदम याद रखिएगा कि जब देश बना तो इस देश ने कुछ कुछ जगहों को एनेक्स किया है, कब्जा किया है। उसमें गोवा भी है, उसमें दमन भी है, दीव भी है, सिक्किम भी है, और इसी तरह के नॉर्थ ईस्ट के कुछ वो हैं। मतलब मैं वो चर्चा कहीं और चली जाएगी। मणिपुर के एक हिस्से और कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि हमारे साथ तो हमें एनेक्स किया गया है और हमारी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मोदी जी जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो समझते नहीं है कि वो देश को कितना डैमेज कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आपसे जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि एक मोदी जी ने उस दिन एक ये आरोप लगाया मणिपुर पे, उन्होंने कहा कि ये इंडिया के जो लोग हैं, मतलब विपक्षी गठबंधन को, ये पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं मणिपुर में जाके। तो मेरी एक दर्शक है वो ये पूछ रही हैं कि ठीक है, इंडिया वाले पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, तो मोदी जी आपको तो पॉलिटिक्स भी पसंद है, टूरिज्म भी पसंद है, आप भी खूब घूमने जाते हैं, तो आप क्यों नहीं पॉलिटिकल टूरिज्म कुछ दिन जाके मणिपुर में कर ले रहे हैं? इफ इट इज पॉलिटिकल टूरिज्म, प्लीज गो, जाइए तो पॉलिटिकल। तो इस पे जरा ब्रजेश जी आपकी एक टिप्पणी, मोदी जी पॉलिटिकल टूरिज्म करने क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर? मोदी जी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी पॉलिटिकल टूरिज्म वहीं करते हैं जहां पर तत्काल वोट पाना होता है। वो भोपाल में है, वो इंदौर में है, वो राजस्थान में है, उन जगहों पे, छत्तीसगढ़ में है, टूरिज्म कर रहे हैं लगातार पॉलिटिकल। लेकिन चूंकि मणिपुर में भी कोई चुनाव नहीं है, मणिपुर में चुनाव होगा तो फिर से जाएंगे। और देश की आजादी के बाद से और उनके भाषण के देने दिन तक जो भी घटनाएं मिजोरम में हुई होगी, मणिपुर में हुई होगी, सबके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता देंगे और उसे वह अपनी लफाजी से साबित भी कर देंगे, चाहे उसके लिए 10-20 झूठ ही उनको क्यों न बोलना पड़े। तो मणिपुर को लेकर के या नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट में अगर ध्यान से देखिए, हम लोगों के यहाँ कहावत है कि पूर्वांचल में गाल बजाना, गाल बजाने का सीधा मतलब होता है कि आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आपके दिल और दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं, आप केवल टेप की तरह बज रहे हैं। तो पूरे संभाषण में जो 1 घंटे 32 मिनट का शुरुआती चरण उनका था, वो टेप की तरह बज रहे थे। उसमें किस फैक्ट का दूसरे फैक्ट से क्या ताल्लुक है, उनके पूरे भाषण के रिदम में उसका क्या ताल्लुक है, कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ विपक्ष पर फायर करना था, विपक्ष के खिलाफ बोलना था। उसके लिए उन्हें जो उदाहरण समझ में आए वो देते रहे, और वह कई बार यह भी भूल गए कि पूर्व में जिन नेताओं के कार्यकाल की, जिन नेताओं की कार्यशैली की तारीफ करते रहे हैं, उनके फैसलों की भी वहां आलोचना कर रहे हैं। वो जब अखिलेश यादव को गरिया रहे होते हैं तो मुलायम सिंह के कार्यकाल की आलोचना कर रहे होते हैं, लेकिन जब मुलायम सिंह को सम्मान दे रहे होते हैं तो उन्हें महान नेता बता रहे होते हैं। जब मुलायम सिंह महान नेता थे तो उनके कार्यकाल की अखिलेश के समय कैसे आप आलोचना कर सकते हैं? वो पीवी नरसिम्हा राव के फैसलों की यहाँ आलोचना कर रहे थे, लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत सम्मानित कर रहे होते हैं तो उनको पूरे कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता बताते हैं, सबसे समझदार, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा नेता बताते हैं कि एक ही टाइम में सच और झूठ दोनों बोलते। अब जरूरत कहां उनको है? आज अगर उनको कांग्रेस को गाली देनी है तो नरसिम्हा राव के किसी भी फैसले की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कल को उनको नरसिम्हा राव को गांधी परिवार से पीड़ित बताना है तो नरसिम्हा राव की तारीफ में कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली वो गाल बजाते हैं, राजनीतिक आडंबर के साथ वो पूरा गाल बजाते हैं, और गाल बजाने में कभी दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ लगातार, जैसे हम लोगों को अखबार में कहा जाता है, आपके पास कंटेंट ना भी हो। एक उदाहरण कल किसी ने दिया, बहुत अच्छा उदाहरण था कि कुछ बच्चे जो होते पढ़ाकू होते हैं और कुछ लिखाड़ होते हैं। वो जाते हैं, देखते हैं 5 सवाल लिखना है, इन 5 के जवाब देने। उन्होंने पेपर पढ़ा, उनको एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था, लेकिन उन्होंने 5 पॉइंट बनाए और सारे पन्ने भर दिए। उन पन्नों में क्या लिखा था कोई मतलब नहीं। उनका मानना है कि अगर पूरी कॉपी भरी हुई होगी तो जो कॉपी जांचने वाला होगा 33 नंबर मुझे दे ही देगा,
क्योंकि इतनी स्याही तो मैंने खर्च कर दी है उस पर, लिखा क्या है से कोई मतलब नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टेलीग्राफ ने इनके पूरे भाषण में किस तरीके से अपनी लीड में, केवल लीड में ब्ला 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 लिख करके छोड़ दिया और कहा जिसको जो समझ में आए पढ़ लो। तो पूरे देश ने उस ब्ला 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 को सुना, न उसमें मणिपुर दिखा, न उसमें विपक्ष दिखा, न उसमें लोकतंत्र दिखा, न उसमें प्रधानमंत्री दिखा, न उसमें कोई गरिमा दिखी, न उसमें हाउस कहीं दिखा। पूरे 2 घंटे 2.25 घंटे वो ब्ला ब्ला करते रहे। हम उसकी टुकड़े टुकड़े में आलोचना चाहे जो कर, हमको लगता है कि पूरे भाषण में वो देश की पूरी गरिमा को गिराने का काम करते रहे। वो बीजेपी की गरिमा नहीं गिरा रहे थे, वो अपनी गरिमा नहीं गिरा रहे थे, वो संसद में प्रधानमंत्री के रूप में जो भी बोल रहे थे देश की गरिमा गिरा रहे थे। जी, हम सबको पता है कि मणिपुर की समस्या एक पॉलिटिकल समस्या है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई जज, कोई और एजेंसी इन्वॉल्व हो जाए, वो समस्या विदाउट राजनीतिक हल के उसका कोई हल नहीं निकलने वाला है। और राजनीतिक रूप से वहां आज की डेट में प्रभाव किसका है? बीजेपी का। बीजेपी राजनीतिक रूप से वहां कुछ भी नहीं करना चाहती, वो करते हुए दिखना भी नहीं चाहती है, करना तो छोड़िए। इसलिए सांकेतिक रूप से भी मणिपुर के मामले में केंद्र की सरकार कुछ करती हुई दिखना नहीं चाहती, बल्कि जहां दिखने की कोई संभावना हो जाती है उसको कट ऑफ कर दिया जाता है, कहीं ऐसा ना लगे कि हम कुछ ऐसा करने गया, कहने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में क्या बोला कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री का ठीक क्या देश के लिए ठीक होगा? जी, जिस मणिपुर को ठीक करने की बात कर रहे हैं, शांत करने की बात कर रहे हैं, जो भी उनकी अवधारणा हो जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया, क्या वो ठीक पूरे देश के लिए ठीक होगा? अभी तक तो लक्ष्य, अभी तो हमें तो लगता है आज भी जो कुछ हो रहा सब ठीक ही हो रहा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। अगर कुछ खराब हो रहा होता तो दिल्ली की सरकार हमारी कुछ काम ना कर रही होती। जी, अगर सब कुछ ठीक आज भी है और कल भी ठीक हो जाएगा, इसका मतलब मणिपुर में जो बीजेपी के लिए ठीक होगा, देश को मान लेना चाहिए कि वही ठीक होगा, चाहे वो देश के लिए ठीक हो या ना हो। जी जी, जी। मैं डॉक्टर गोयते, मेरे मतलब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, क्योंकि हम लोग भाई, हम सब लोग उस एक एक वो ढूंढ रहे थे कि मोदी जी अब क्या बोलेंगे, मोदी जी अब क्या बोलेंगे। मोदी जी से बोलने से एक दिन पहले वहां पे अमित शाह बोले, और अमित शाह, अगर दर्शकों को याद हो, अमित शाह ने वहां एक प्रपोजल दिया था कि एक रेजोल्यूशन हम लोगों को पास कर देना चाहिए मणिपुर के ऊपर। तो जब ये कहा गया तो विपक्ष से पूछा गया कि भाई रेजोल्यूशन में कुछ लिखा होगा ना, रेजोल्यूशन ऐसे ही पास कर दें। फिर वो साइलेंट हो गए। तो क्या आप लोगों को किसी को, या डॉक्टर गोयते आपको कोई जानकारी है कि कोई रेजोल्यूशन पास हुआ या पास होने की बात हुई, या कोई रेजोल्यूशन बना, या उसका कोई मसौदा था, एनी ड्राफ्ट? क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। तो एक तो आपसे ये पूछना है कि वो रेजोल्यूशन जो पास कराना चाह रहे थे अमित शाह, वो क्या रेजोल्यूशन पास कराना चाह रहे थे? दूसरा, वो बार बार पुरानी गलती की बात करते हैं। पुरानी गलती और नई गलती में जो मुझे फर्क नजर आ रहा है, पुरानी गलतियां हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन इसमें सरकार पार्टी बन गई है, और इसमें मैं ब्रजेश जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वहां कुछ नहीं करना चाहती है। सरकार को पूरी तरह से वहां जिम्मेदार है, केंद्र सरकार के हाथ में सारा कुछ कंट्रोल है। उन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब उन्होंने अपने चेंज किए हैं, वो बिल्कुल जान रहे हैं क्या है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पे जरा आपसे एक बार समझना है कि सरकार पुरानी गलती और नई गलती करके, क्या अगर पुरानी पास में कोई गलती हुई थी तो क्या ये गलती भी उसी तरह से मतलब ये एक गलती दूसरी गलती को ठीक कर देंगे? थोड़ा डॉक्टर गोयते इस पे और रेजोल्यूशन वाली बात पे। हाँ जी आनंद जी, इसमें क्या है कि अभी होम मिनिस्ट्री तो हमारी यहाँ कुकीज और लीडर्स है, एक सू ग्रुप है, और दूसरा है ITLF, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम। तो उनके साथ यहाँ पे दिल्ली में उनको बुलाया गया और मीटिंग भी हुआ था, और बातें इनको ये बोला गया कि आप लोग वायलेंस, हिंसा या जो भी बफर जोन में जो गोली बंदूक जो चल रहा है, तो शांति बनाए रखने के लिए बोला गया।
और जो ब्यूरियल साइट है जिसमें ये जितना इस हिंसा के दौर पे 100-150 ऑलमोस्ट, ये तो रिकॉर्ड पे है कि 150 से ऊपर 170 से ऊपर का कैजुअलिटीज मारा गया। तो इन सब चीज़ों का ब्यूरियल साइट के लिए भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि वहाँ पे कुकी ज़ऊ लीडर जो, क्योंकि कुकी ज़ऊ जो है ना ये बहुत एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे एथनिक कम्युनिटीज़ है, जो एक पिछले शो में भी बताया गया, इसमें 3 बड़े समुदाय है, कुकी ज़ऊ है, द मेइते है और नागा ग्रुप है। तो ये जो कुकी ज़ऊ के अंदर जो एक हम लोग इस हिंसा की वजह से एक यूनाइटेड फोरम जो निकल के आया है, तो ये लीडर्स अभी रिसेंटली अमित शाह जी से बात हुआ था, उनको यहाँ दिल्ली में मिलने आए थे ये लोग, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन लोगों ने एड्रेस किया था। तो इसमें ये था कि आप लोग शांति बनाए रखिए और हम ये सोचेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से हम प्रशासन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, क्योंकि अभी तो सारा चीज बहुत ही क्लियर हो रहा है कि जो कुकी ज़ऊ समुदाय है और मेइते है उसमें क्लियर कट डेमोग्राफिकली और जोग्राफिकली सेपरेशन है। अभी हम बस ये वेट कर रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिकली कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या क्लियर कट सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। और ये जो मीटिंग और यहाँ से इनिशिएटिव हो रहा है, तो उस तौर पे सीएसओ हो गया और पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गया, तो होम मिनिस्ट्री का मीटिंग यहाँ दिल्ली में उनको बुलाया जा रहा है और मीटिंग तो हो ही रहा है। ये तो हम हमारे इंफॉर्मेशन में भी है और हम मानते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो कुछ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव के लिए भी बात चल रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म वाला होगा जब तक ये जो अभी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें क्या स्टेप्स लिया जा रहा है। तो ये अभी पहले बात हुआ था, सरकार, हम पहले सोचा स्टेट गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट 2 समुदाय के बीच का ही लड़ाई है। अब लार्जर पिक्चर जैसी चीजें खींचते गए तो लार्जर पिक्चर ऐसे निकल के आ रहा है कि इसमें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि इस हिंसा को जारी रखने का या खत्म नहीं करने का। तो ये चीज थोड़ा सा मेरे लिए भी काफी मिस्ट्री सा लग रहा है कि ये सस्पेंस थ्रिलर टाइप की अभी तक आप वायलेंस चला रहे हो, जैसे आजकल ओटीटी में सीरीज चलते आ रहे हैं ना कि एपिसोड्स में, तो ऐसे कुछ लंबा या छुपाया हुआ कुछ एजेंडा है, क्या है समझ नहीं आ रहा। बट ये जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर इमिग्रेशन के इशू पे जो बात बोला है, इस चीज पे कुकी ज़ऊ समुदाय को बहुत ही दुख पहुंचाया है, क्योंकि इतिहास का जो जितना डॉक्यूमेंटेशन आप देखोगे तो इस चीज में क्लियर कट रिकॉर्ड है। एंग्लो कुकी वॉर था, उसमें कैसे ब्रिटिशर्स के साथ क्या संबंध था और वहां पे मेइते लोगों के साथ क्या संबंध था और इंडियन यूनियन के अंदर कैसे आया, तो ये सारा चीज रिकॉर्डेड वो चीज है। अभी इन्फिल्ट्रेटर वाला इशू जो अमित शाह जी ने कहा कि म्यांमार में जनता रिवॉल्यूशनरी की वजह से वहां पे काफी इन्फिल्ट्रेटर आया है, तो उसमें भी रिकॉर्ड है। ऐसे ओपन बॉर्डर बताया गया, पर ओपन बॉर्डर है फिर भी वहां पे मैकेनिज्म है कि कौन इन्फिल्ट्रेशन में आ रहा है, कौन क्या है। तो रिकॉर्ड में भी मणिपुर सरकार के रिकॉर्ड में भी 250 ऐसे कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। तो ऐसे कोई आसान बात नहीं है कि इलीगली लोग कोई भी आके रह सकते हैं। अब हम देखेंगे मिजोरम के तरफ, तो मिजोरम सरकार का ये मानना है कि हम लोग कुकी ज़ऊ समुदाय है कि हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर ने हमें अलग किया है, तो म्यांमार में भी है वो समुदाय, मिजोरम में भी है और मणिपुर में भी है। तो ये जो ज़ऊ लैंड कहते हैं ना, जहाँ पे कुकी ज़ऊ समुदाय ने जो बसाया है और जिस
सेंचुरी से जिस जगह पे बसे हैं, तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम में पॉलिटिकली डिवीजन हुआ था। तो कुछ कुछ जगह इधर मणिपुर की तरफ इंडियन यूनियन की तरफ आ गया, कुछ जगह म्यांमार की तरफ है। तो ये सारा चीज जो है समझने वाली बात है। पर ऐसे जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, जो बीरेन सिंह सरकार का जो नैरेटिव है, वो ऐसे बोल के थोड़ा सा हम लोगों को बहुत दुख भी हुआ। और उसको हिंदी में क्या, आई मीन आई विल से इन इंग्लिश, काफी सरप्राइजिंग टू कम फ्रॉम द होम मिनिस्टर। और ऊपर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कमेंट था तुषार मेहता का कि वहां पे जो इम्फाल में रिम्स हॉस्पिटल मॉक में जो डेड बॉडीज पड़े हैं वो इन्फिल्ट्रेटर्स के। तो ये भी अनदर जो मेन स्ट्रीम मेजॉरिटेरियन जो बहुमत में है मेइतेई समुदाय, उनके नैरेटिव से। अगर इम्फाल में जो डेड बॉडीज पड़ा है, अब देखा जाए जिस तरीके से इम्फाल वैली में जो ट्राइबल लोग वहां क्यों जाते, इम्फाल वैली में बसते क्यों है, क्योंकि सरकारी नौकरी या पढ़ाई या आपको कुछ प्राइवेट में काम, इन सब के लिए जाते। और जिसके पास वैलिड आधार कार्ड, सब इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, ये जस्ट वेरिफिकेशन आपने नहीं किया तो आपने कह दिया कि ये तो इन्फिल्ट्रेटर है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेटर इमिग्रेशन वाला जो इशू और जो एजेंडा चलाए है इस हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए, ये तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और इसको इट शुड बी हाईली कंडेम, स्ट्रांगली कंडेम। इसमें रिफ्लेक्ट भी होता है कि मणिपुर सरकार का क्या रोल था इसकी, है ना। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं डिस्कशन पे लाने के लिए, हिस्ट्री का मुद्दे, इन सब चीजों का मुद्दे आपस में टेबल में बैठ के बात करने वाली बात है। तो बस यही कहना चाहूँगी। जी प्रोफेसर शशिशेखर सिंह, मैं आपके पास आता हूँ सर। एक अभी आनंद वदन से चूंकि इस सेशन को होस्ट कर रहे थे और वो अभी एक उन्होंने छोटा सा ब्रेक लिया, अभी वो फिर लौटते हैं, तब तक मैं शशि सर आपसे समझना ही चाहता हूँ। सर अमित शाह की का जिक्र अभी कर रही थी डॉक्टर गुइते सर। असम राइफल्स पे एफआईआर होती है वहां की घटना को लेकर के। असम राइफल्स जो है वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अमित शाह उसकी जिम्मेदारी है उनकी पूरी। वहां पर जिस तरीके से घटनाएं हुई, वेपन्स लूटे गए, ये सारी चीजें हुई, इसके बाद भी सीआरपीएफ से कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। जो कंसर्न है, जिनको लेकर के बार बार आरोप लगते हैं, तमाम वीडियो फुटेज से ये सारी चीजें जब लीक होना शुरू हुई तो दिख रही हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अमित शाह पहले दिन से ये सारी घटना के बारे में जानते थे। पर सर क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग हो रही थी, क्या अमित शाह को इस बात पर का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए था इस पर? देखिए रामप्रकाश जी, आप तो जानते हैं कि एक बार एन बीरेन सिंह ने जो है इस्तीफे का नाटक, फिर वो इस्तीफे का जो पेपर है लोगों के पास और लोगों ने उसको फाड़ दिया। पहला सवाल है कि अगर आप इस्तीफा देने में गंभीर हैं तो इस्तीफा तो गवर्नर को दिया जाता है। प्रधानमंत्री को अगर इस्तीफा देना होगा, वो राष्ट्रपति कोई नाटक उन्होंने किया था। अब रही बात जो आप कह रहे हैं सब राइफल्स के खिलाफ जो एफआईआर और तमाम बातें, वो तो तय है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि ऊपर बैठे पार्टी व्यवस्था में ऊपर के पार्टी के लोग जो होते हैं वही तय करते हैं कि उनको इस्तीफा देना है या नहीं देना है। रही बात एक नैतिकता की, जो राजनीति होती है ना, तो वहां व्यक्ति पार्टी के सीधे मानकर चलता है ये मैंने या मेरे समय में गलती हुई है और इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। ये नैतिकता का सवाल है। आप याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना हुई और रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नेहरू जी को अपना इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री को कहा कि नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे मंत्रिकाल में ये घटना हुई है। ये नैतिकता का सवाल है। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में जब नैतिकता का क्षरण हो गया, अब तो नैतिकता की बात ही ना करें। सर मैं एक चीज यहाँ पॉइंट करना चाहता हूँ सर। लाल बहादुर शास्त्री बहुत दूसरे रिज्यूम की चीज हो गई सर। इनके अपने पार्टी में जिस विचारधारा को लेकर के अमित शाह आज आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, उसी विचारधारा वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया था।
उसी विचारधारा वाले नितिन गडकरी ने इस्तीफा दिया था जब उनके ऊपर आरोप लगे, और हाँ, अमित शाह ठीक इतने है, लोगों की जान लेने के बाद भी एज इट इज बने हुए हैं। जी सर। नहीं देखिए, एक तो सीधा सवाल है कि आडवाणी जी ने जो इस्तीफा दिया था वो उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपको याद होगा कि वो हवाला जी का जी मामला जी था और जी सारा जो है जी जैन भाइयों के डायरी से मामला निकला था। तो ये मामला तो अलग है, ये तो भ्रष्टाचार के मामले। फिर भी उन्होंने ही नहीं, यहाँ पे जो मदन लाल खुराना उनके मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, वो तमाम लोगों ने इस्तीफे दिए। लेकिन अब जो सीधे सीधे सवाल है, जो वाजपेयी कालीन जो व्यवस्था थी और जो मोदी कालीन है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तत्कालीन व्यवस्था में कोई ऐसा विचार था जो सेक्युलरिज्म और तमाम बातें, नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जिसको कहते हैं ना शर्मो हया, कुछ जो है कम से कम ये शर्म की बात बची हुई थी। वो इस तरह से इस हद तक नहीं जाते थे। लेकिन ये जो मोदी कालीन व्यवस्था है, जो गुजरात में जो कुछ 3,000 से अधिक मुस्लिम भाइयों की हत्या हुई, फिर बिल्किस बानो को लेकर के देखिए, तो मोदी और अमित शाह के काल में नैतिकता की बात नहीं है, बल्कि नृशंसता है। ये संवेदनहीनता, नृशंसता, क्रूरता, आप जो कह लीजिए। क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, बॉडी लैंग्वेज देखिए। प्रधानमंत्री संसद में आए, पहली बात है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री अपने सरकार जो उसकी होती है, उसकी कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है विधायिका के प्रति, संसद के प्रति। तो पहले तो वो आ नहीं रहे हैं, और आने के बाद जब वो अविश्वास प्रस्ताव के ठीक पहले आए, मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि जो विद्यार्थी पूरे सत्र में कॉलेज में नहीं आता है, वो ठीक एग्जामिनेशन के पहले उसको कुछ डर लगने लगता है, तो फिर वो कुछ सवालों के नकल करके लाता है, यद्यपि वो पढ़ता नहीं है, तो उसे ये भी नहीं पता है कि इस सवाल के यही उत्तर हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो संसद में आकर के भाषण दिया, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि किस सवाल का क्या उत्तर होना चाहिए, बट उन्होंने नकल करके जो लिख करके लाए थे उसको उन्होंने वहां अपना बोलना शुरू कर दिया, या जो समझ बना के आए थे। तो जो प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में नहीं आए, अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं के सरकार के खिलाफ, और वो संसद में नहीं आ रहे हैं, इस प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा जाए। और नैतिकता की बातें तो बेमानी है। मैं तो कह रहा हूं कि जो संवैधानिक जो औपचारिकताएं हैं, जो परंपराओं के प्रति सम्मान होता है, वो भी नहीं है। नैतिकता तो बहुत ऊपर की चीज है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जनतंत्र में कोई भी नागरिक का कदम या किसी भी विपक्षी पार्टी हो या सरकारी पार्टी हो, पॉलिटिक्स से परे नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सत्ता की राजनीति हो। पॉलिटिक्स समाज में शक्ति के संबंधों को बदलने की एक प्रक्रिया है, और वो किसी भी जनतांत्रिक समाज में निरंतर चलती है। तो पॉलिटिक्स, इसमें कोई बुराई नहीं है। इफ आई यू आर सिंपली ब्लेमिंग मी, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मणिपुर को बचाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मणिपुर से हिंसा को समाप्त करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिटिक्स है। और आप मणिपुर में आग लगाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये आपकी पॉलिटिक्स है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी। मैं चलते चलते एक बहुत ही संक्षेप में जगत दोषी साहब, क्योंकि समय अब हो गया है और माफी के साथ आपको 1 मिनट में आप करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो मोदी जी कहें कि कांग्रेस बाहर है, मुझे सिर्फ आपसे ये समझना है कि आज की तारीख में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये आगे तो बढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप लोगों की पार्टी, मैं कांग्रेस की तरफ से पूछ रहा हूं, वो अब आगे क्या? क्योंकि अभी भी सोल्यूशन नहीं है, अभी भी केवल सुप्रीम कोर्ट की चीजें लागू भी हो जाएं तो वो सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सर, मैं सिर्फ इस बात को इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे राहुल जी ने कहा, हम हमारी सारी आवाज को लेकर आगे चलते रहेंगे, और वो आवाज तब तक हम शांत नहीं करेंगे जब तक मणिपुर में कोई सॉल्यूशन प्रॉपरली नहीं आ जाता। ये आवाज हम बिल्कुल उठाते रहेंगे। जैसे हमने एक लास्ट डिबेट में भी ये चर्चा की थी, और आपने भी ये बात उठाई थी कि राहुल जी अदानी का मुद्दा भी नहीं छोड़ने वाले, वो भी वक्त वक्त पर उठाते रहेंगे। तो इस तरीके से हम सारे मुद्दे उठाकर जनता के सामने रखेंगे और जनता को जागरूक करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आप देखिए, आप कैसे लोगों के हाथों में पूरा भारत देश आज की तारीख में फंसा हुआ है। हम जिनको सत्ता में लेकर आए थे वोट देकर, वो लोग किस लेवल पर जा रहे हैं, वो समाज को और जनता को सोचना पड़ेगा। वरना वो दिन भी दूर नहीं है जहां पर एक दिन ऐसा आएगा जब हंसते खेलते परिवार कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा। तो हम जीने के लिए धरती पर आते हैं, और उसके बाद पॉलिटिक्स या राजनीति या धर्म का जन्म होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो सुंदर भावना है, उसको समझकर, उसको आदर्शवाद तरीके से लेकर ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी, और जनता के सभी मुद्दे हम उठाते रहेंगे, बिल्कुल बखूबी उठाते रहेंगे। जी सर। जी,
मैं चलते चलते एक किसी सज्जन ने एक अच्छी वो कहा है और उसी में सारी बातें आ गई हैं। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी बस उनकी सजा है। हाकिमी अगर सजा हो जाए, ये शायद इस समय जो हम लोग जूझ रहे हैं, मणिपुर में जल्दी से वापस बहाली हो, मतलब पीस आए, और आपस की जो जो समस्याएं हैं वो इतनी आसान नहीं है कि वो एक बार टेबल में बैठेंगे और सुलझ जाएंगे। सालों लगेंगे उस मलहम को, उसको खत्म करने के लिए, बट कम से कम प्रोसेस तो शुरू हो जाए। इसी शुभेच्छा के साथ, इसी इच्छा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोयते, प्रोफेसर शशि, जगत दोषी साहब और ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच।